Hello guys, how are you? Welcome to our channel मनोज एग्जाम स्टडी। आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। 10th क्लास का पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपन स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट दिए हुए हैं, कि क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। ये अपने चैप्टर में टॉपिक दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है? केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी है? 5। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर है कोरिजन एंड लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। ये अपने चैप्टर में अपन को पढ़ने हैं। तो अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? एंड इक्वेशंस। देखो, केमिस्ट्री में अपन को कम से कम 10 या 20 एलिमेंट्स के नेम आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर? आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जितने एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट आपको 20 ये लर्न होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन, अपने चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती क्या है? When two substances react together, make a new substances formed with their new properties। कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं विद देयर प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। लाइक दैट मैग्नीशियम, अपने चैप्टर में आगे दिया हुआ है, मैग्नीशियम इज एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन अभी क्या है? इम्बैलेंस है, अभी ये अनबैलेंस है, फिर अपन इसको आगे बैलेंस करना सीखेंगे। क्लियर? ये सिर्फ आपको क्या बताना है? दैट इज केमिकल रिएक्शन। कि जब टू एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर एंड मेक ए न्यू प्रोडक्ट विद देयर प्रॉपर्टीज। जब अपनी प्रॉपर्टीज, एक नया सब्सटेंस फॉर्मड होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? चेंज हो जाती है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। एंड इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी? जब आप टू एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हो, उनको जब सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज केमिकल इक्वेशन। लाइक दैट अगर अपन इसको क्या लिख सकते थे? मैग्नीशियम, ये क्या लिख सकते हैं इस तरह? ऑक्सीजन। अब अपन ने इसको किस में लिखा है? सिंबल के फॉर्म में। ये क्या कर रहे हैं? जब अपन इनको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर? सॉरी, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि क्या क्या हैपेंस हो रहा है। देखो, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, जब आप मिल्क को समर में रख देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? ये दूध फट जाता है ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो दैट इज दिस इज केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? केमिकल रिएक्शन। क्योंकि देखो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले मिल्क था, मिल्क अब कन्वर्ट किस में हो गया? कर्ड में। देखो, एंड आयरन तवा पैन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब आप आयरन हो, तवा हो, नेल हो, इनको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हो तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाते हैं।
दैट इज केमिकल रिएक्शंस। अपन ने क्या पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? जब टू एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर, जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज केमिकल रिएक्शन। वो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। ये सारी जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है वो सारी क्या है? जितनी भी डेली लाइफ में जो सिचुएशंस हैपेंस हो रही है ये सारी क्या है? आपकी केमिकल रिएक्शंस। In all the above situation, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change. आपने 8, 9, 7, 8, 9 सब में पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होंगे? जो अपन को आउटर अपीयरेंस होते हैं, जो अपन को बाहर से दिखाई देते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन से होंगे? जब उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, दैट इज केमिकल चेंज। लाइक दैट देखो, अगर आप H2 को वाटर को लेते हो, अगर उसके आप आइस बनाते हो, दैट इज कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? ये सॉलिड फॉर्म में। जब ये लिक्विड होता है, जब ये आइस पिघलती है, मेल्ट हो जाती है, तब ये कौन सी फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में। जब आप इसको स्टीम की फॉर्म में बना देते हो तो ये क्या बन जाता है? स्टीम। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा? स्टीम। तो ये क्या हो गया? देखो, सॉलिड, लिक्विड, स्टीम, ये आपको दिखाई देते हैं, तो दैट इज फिजिकल चेंज। जब कोई भी आयरन, अभी अपन ने पढ़ा ना, अगर आयरन को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। वो क्या हो गए? केमिकल चेंज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन से होंगे? जो आउटर अपीयरेंस होते हैं, जो अपन को बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे अपना लाइट देखो, आप अगर आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, उसको ऑन करो, ऑफ करो, दैट इज फिजिकल चेंज। अगर आपका फैन चल रहा है और आपने उसको ऑफ कर दिया, ये चेंज कौन सा हुआ? दैट इज फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज कौन से होंगे? जब उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दैट इज फिजिकल चेंज। अगर आपने मैग्नीशियम, अभी अगर अपन आगे पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे आप मानो कोई लकड़ी है, आप उसको जला रहे हो, उससे क्या बन जाती है? एस, राख बनती है ना, एस, दैट इज केमिकल चेंज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? चेंज होगी। तो जहां प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, दैट इज केमिकल चेंज। और जहां पे अपन को आउटर अपीयरेंस दिखेगा, मतलब उसमें चेंज तो हो रहा है, बट जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है, उस कोजेस को आप हटा दोगे, उस कारण को आप हटा दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में क्या होगा? वो वापस से दोबारा वही प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जैसे अगर आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने से क्या बन गया? एस, राख बन गई ना, तो वापस उसकी लकड़ी नहीं बना सकते, तो दैट इज केमिकल चेंज। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो, उससे क्या बनती है? एस, राख बनती है ना, तो आप वो भी चेंज कौन सा हो जाएगा? अपना केमिकल चेंज। जब वो एक नई प्रॉपर्टीज के साथ नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज केमिकल चेंज। क्लियर? आगे देखो, मैं आपको एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटीज करवाऊंगी। आप फर्स्ट एक्टिविटी अपनी क्या है? दिस एक्टिविटी नीड टू, आपको क्या लेना है? क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। पहले आपको रब करना है इसको विद सैंड पेपर। इसको सैंड पेपर के साथ रबिंग क्यों करते हैं? बिकॉज जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हटाने के लिए, रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हटाने के लिए अपन उसको सैंड पेपर से पहले
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले। क्लियर? आगे देखो, हॉट विद ए पेयर ऑफ टंग, burn it using a split lamp or burner and collect the ash so formed in watch glass as shown in figure 111। अब देखो फिगर में, इसको देखते हैं, ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर लिया है इन्होंने? पहले सैंड पेपर से रब किया है, आफ्टर दैट उसको क्या किया है, नीचे से ये देखो, ये क्या है? टंग। इस टंग से ये क्या पकड़ रखा है? मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन को फिर इन्होंने स्पिरिट के साथ जलाया है। ये बर्नर है, इस बर्नर से इसको जला दिया। जलने के बाद जो यहाँ पे ऐश बन रही है, इस वॉच ग्लास में क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ अपन जला किसको रहे हैं? मैग्नीशियम को। अपने इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21%। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एस दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। क्लियर? आगे देखो, इस तरह से अपन को सारी एक्टिविटीज करनी है। ये दिख रहा है ना आपको? हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, जलाया था। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और इस वॉच ग्लास के अंदर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 1.2 देखिए, ये क्या दे रखा है? टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। आपको क्या लेना है? लेड नाइट्रेट लेना है। In a test tube, add potassium iodide solution to this। पहले आपको क्या लिया? lead nitrate in a test tube, add potassium iodide। आपको फिर क्या लेना है? कि potassium iodide। What do you observe? आपको इसमें ये देखना है आप लोगों को कि इसमें क्या बना है। तो इसमें बनेगा क्या? जो आयोडाइड, ये जो लीड है, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? आयोडाइड के साथ। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? लेड आयोडाइड, दैट इज प्रिसिपिटेट। अब एक नया वर्ड आया है, व्हाट इज द प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट होता क्या है? क्या पढ़ा आपने? पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। कि इसके अंदर जो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जो पोटेशियम आयोडाइड बना है वो कैसा है? प्रिसिपिटेट। अब ये बताओ कि व्हाट इज द प्रिसिपिटेट। क्या प्रिसिपिटेट होता क्या है? जब आप कैसे समझ सकते हो इसको? या तो आप देखो, अगर ज्यादा ठंडा पानी हो वो आप उसको डालते हो, उसके चारों तरफ देखते हो ना छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती है वाटर की, दैट इज प्रिसिपिटेट। अगर आप किसी चीज को वाटर के अंदर सॉल्युबल करते हो और वो पूरी तरह से उसमें सॉल्युबल नहीं होती है, कुछ पार्टिकल्स उसके बच जाते हैं, दैट इज प्रिसिपिटेट। क्लियर? ये प्रिसिपिटेट क्या होता है? आप इसको नॉर्मली एग्जांपल से अगर आप समझ के देखें तो फ्रिज से वाटर बोतल निकालना जो ज्यादा ठंडी हो, उस पानी को आप एक गिलास में डालना। जैसे आप उस वाटर को गिलास में प्योर करोगे, डालोगे, तो उसके चारों तरफ छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, दैट इज प्रिसिपिटेट। और सेकंड एग्जांपल आप क्या समझ सकते हो कि जब आप किसी थिंग्स को, जब किसी आप वाटर के अंदर किसी सब्सटेंसेस को सॉल्यूट करना चाहते हो, उसको सोल्यूबल करना चाहते हो और वो पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होता है, उसके कुछ पार्टिकल्स रिमेन हो जाते हैं, वहां पे कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं। तो जो द रिमेनिंग पार्टिकल इज नोन एज
प्रेसिपिटेट। क्लियर? अब देखो थर्ड एक्टिविटी अपनी क्या है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। आपको क्या लेने हैं, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लेने हैं इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर क्या मिला देना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर क्या मिला सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। टू दिस केसेस क्या करने हैं आपको, क्या क्या सावधानी लेनी इसमें, हैंडल द एसिड विद केयर, क्योंकि अगर आप एसिड को वाटर में डालोगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उस वहां से हीट प्रोड्यूस होती है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। Test the conical flask or test tube. Is there any change in temperature? We'll learn about a diagram. Clear? That is called, ये क्या है, कोक ग्लास ट्यूब। ये इसके अंदर क्या है, ग्लास ट्यूब। ये अपना क्या है, कोनिकल फ्लास्क, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। देखो ये क्या हो गया, जिंक। इसको आप रिएक्ट किसके साथ करवाओगे, H2SO4। तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, क्योर। क्लियर? मे बी आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। इस फ्लास्क के अंदर अपन ने क्या लिए हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लिए हैं। इसमें जिंक क्या है, मेटल, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, मेटल और सॉलिड फॉर्म। भाई मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, H2SO4 एसिड। एसिड किस में पाए जाते हैं, तो आप इससे क्या बना, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में बन गई, अपनी गैसेस फॉर्म में। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप केमिकल्स रिएक्शंस लिखते हो या केमिकल इक्वेशंस लिखोगे तो आप लोगों को उसमें उसकी आपको उसमें उसकी स्टेट को दर्शाना होगा। आप उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सी फॉर्म में है, आपको ये उसमें दिखाना पड़ेगा। तो अपन जिंक को किस में लिखेंगे, सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 मींस ये अगर वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, मतलब वाटर के है, तो उसको क्या लिख देंगे, एक्वेसिक सॉल्यूशन। अगर वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है देन अपन उसको क्या लिख देंगे, लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे फॉर्म में वो अपन को दिखाई देगा उसकी स्टेट वैसे अपन वहां रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप ये देखिए, यहाँ पे जो ये ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये किसके हैं, जिंक के और सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर अपना एसिड बेस वाला, उसमें पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जिंक ग्रेन्यूल्स को किसके साथ रिएक्ट करवाया मैंने, डाइल्यूट, इसके अंदर थोड़ा वाटर ऐड कर दिया है ताकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से डाइल्यूट बन जाए। डाइल्यूट एसिड क्या बना अपने पास, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गए। ये सारे जितने भी अपन ने एक्टिविटीज की है, इन सब एक्टिविटीज से अपन को लर्न क्या करना है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर? ये देखो, from the above three activities we can say that, आप क्या कर सकते हो कि चेंज इन स्टेट। फर्स्ट क्या लिखा अपन ने, चेंज इन स्टेट, उनकी जो स्टेट होती है, लाइक दैट अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो लिक्विड हो सकते हैं, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो सॉलिड हो सकते हैं। सेकंड, चेंज इन कलर, कि उनका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेकंड वाली जो एक्टिविटीज अपन ने की थी, सेकंड वाली एक्टिविटी कौन सी थी, जब आप लोगों ने नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड किया था। सेकंड वाली एक्टिविटी देखो, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एड पोटेशियम आयोडाइड। जब आपने लीड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिलाया था तो अपने पास जो प्रोडक्ट मिला
गैस, बट जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तब कलर कौन सा हो जाएगा इसका, येलो कलर। तो सेकंड अपना क्या होगा, चेंज इन कलर। क्लियर, दोनों पॉइंट अपन ने पढ़े। चेंज इन स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो वो रिएक्ट करके सॉलिड हो सकता है, और अगर वो गैसीय फॉर्म में भी कन्वर्ट चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, क्लियर, इनका कलर रिएक्ट करने के बाद इनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये सारे केमिकल चेंज किसके अंदर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब आपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया देन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। इवोल्व कौन सी गैस हुई थी, हाइड्रोजन गैस। तो थर्ड पॉइंट अपना क्या बन गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आप उस फ्लक्स को टच करके देखोगे तो वो क्या होगा, हॉट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। अगर कोई गैस वहां से इवोल्व हो रही है दैट मींस क्या होगा, हीट वहां से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हल्का क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट अपना क्या बन गया, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए अपन ने केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में अपन ये पढ़ रहे हैं कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज इन टेम्परेचर। अपन ने एक्टिविटी के साथ समझाया इनको। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। इसी तरह आप इस चैप्टर को कंप्लीट देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ चुके, आपको पता चला ना कि केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर, अब अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस। अभी अपन ने क्या पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन। अब क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। देखो, द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर देखो अपन क्या करवाए, क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम को रिएक्ट किसके साथ करवाया, ऑक्सीजन के साथ, तो दैट इज रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट। आप नॉर्मली बात है, देखो अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो इधर वालों को तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट। और जब एक दोनों रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई नई चीज बना रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर, देखो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो। मेरे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, मैं इन दोनों को क्या करवा रही हूँ, रिएक्ट करवा रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो होंगे अपने दिस इज रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड की तरफ लिखा जाएगा दैट इज नोन एज रिएक्ट प्रोडक्ट। क्लियर, लेफ्ट हैंड वाले रिएक्टेंट और जो राइट हैंड की तरफ लिखा जाएगा वो प्रोडक्ट। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। क्लियर, ये मैग्नीशियम और इधर क्या है, ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज रिएक्टेंट्स। तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अपन ने कौन सी साइड लिखे हैं, LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट कौन सी साइड लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड। बीच में अपन साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो जाते हैं, बस अपन को क्या करते जाना, उसके बीच में प्लस का साइन लगा के उनको ऐड करते जाना है। ये तो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब भी किसी चीज को ऐड करते हैं तो बीच में किसका साइन लगाते हैं, प्लस का। सेम इसी तरह है, जब आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो आप उनको एक साथ लिखोगे, उसके बीच में साइन किसका लगा दोगे, प्लस का। और बीच में ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन कौन सी साइड चल रही है।
The new substances is magnesium oxide formed during this reaction as a product. A word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them. बीच में क्या करना है, अपन को एक एरो का साइन लगाना है. The reactant are written on the left side और प्रोडक्ट कौन सी साइड लिखा जाएगा, राइट हैंड की साइड. बीच में अपन को क्या लगाना है, प्लस का साइन. आगे देखो, राइट ए केमिकल इक्वेशन. जब मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन. एंड मेक ए न्यू प्रोडक्ट विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज. अब अपन को क्या पढ़ना है कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन. कि केमिकल इक्वेशंस को अपन लिखेंगे कैसे. The above word equation can written as magnesium and oxygen. Clear? A chemical equation represent a chemical formula instead of word. भी आप लोग पहले वर्ड लिख रहे थे मैग्नीशियम ऑक्सीजन. अगर आप उनको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज केमिकल इक्वेशन. लाइक दैट मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इधर देखो, ये मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम्स कितना है, 1. तो ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. ऐसे इक्वेशंस को आप क्या बोलोगे, स्केलेटल इक्वेशन. जो रिएक्शंस अनबैलेंस्ड होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शंस. क्लियर? तो अपन ने क्या पढ़ा कि जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगी उसको आप क्या बोलोगे, स्केलेटल रिएक्शन. अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शंस को आप बैलेंस्ड कैसे कर सकते हो. क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ आ गया. आगे देखो, आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. आप लोगों को ये जो अपन ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, इसको आप डिनोट कैसे करोगे, उसमें केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस क्या क्या होते हैं, जो रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट, और जो आगे अपन कहेंगे दैट इज प्रोडक्ट. जब रिएक्शंस होती हैं तो उसमें चेंजेस क्या होते हैं, कलर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है. देखो, जब उनका टेम्परेचर चेंज होता है तो वो दो तरह से होता है. दो तरह के रिएक्शंस होते हैं उसमें, एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, जो हीट को प्रोड्यूस करे, भाई जिसमें आपने रिएक्शन करवाया और वहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक. और जब उसमें हीट को अब्जॉर्ब किया जाता है, मींस जो हीट थी वहां पे उसको अब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? एंडो मतलब अब्जॉर्ब करना और एक्सो मतलब बाहर. जैसे गेट पे भी आप देखते हो ना, एग्जिट लिखा रहता है, तो उस एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना. तो सेम इसी तरह एक्सो मतलब बाहर जाना, मतलब हीट का प्रोड्यूस होना. जैसे हीट वहां से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक, और जहां हीट अब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज एंडोथर्मिक. दो तरह के रिएक्शन है उसमें. क्लियर? से टेम्परेचर, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जब हीट अब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. तो उस पे रिएक्शन पे वो डिपेंड करेगा कि हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर हीट अब्जॉर्ब हो रही है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आप केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करोगे, पहले क्या करोगे, आपने इतना सीख लिया कि लेफ्ट हैंड की साइड रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड की साइड प्रोडक्ट होते हैं. रिएक्टेंट 2 मतलब रिएक्टेंट क्या होंगे, मोर देन 2, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. सेम इसी तरह प्रोडक्ट भी, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. कहने का मीन्स क्या है कि मोर देन 1 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं. आप उनके बीच में प्लस का साइन लगाते जाओगे और उनको लिखते जाओगे. रिएक्शंस के बीच में आपको क्या दिखाना है, एरो का साइन दिखाना है. ये एरो का साइन क्या शो करेगा कि रिएक्शन
रिएक्शन कौन सी साइड चल रही है। अपन ने पढ़ा था जिंक सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाया था, ये एक्टिविटी अपन ने करके देखी थी ना। पहले अपन ने क्या लिया, जिंक, ये आगे देखो द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। आप जब इनको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया दैट इज केमिकल इक्वेशन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जिंक H2SO4 क्या बन गया अपने पास, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो अब अपन को क्या सीखना है कि इनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था ना, कि आप ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसको मास को क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं। देखो एलिमेंट्स, इधर इसने क्या लिख रखा है, एलिमेंट्स। जिंक नंबर ऑफ एटम्स कितने, 1, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कितने होंगे, 1। ऊपर वाले रिएक्शंस को देखना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो यहाँ पे जिंक के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 1। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 2। सल्फर देखो यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ 4। As the number of atom each element is the same on both sides of the arrow is balanced chemical equations. That is the chemical equation. Why? Because both sides of mass is equal. क्योंकि दोनों तरफ जो मास है वो क्या है, इक्वल है। और अगर मास इक्वल होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, बैलेंस्ड रिएक्शन। जब रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती उसको आप क्या बोलोगे, स्केलेटन इक्वेशन। क्लियर। आगे देखो, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। फेरस को किसके साथ रिएक्ट करवाया है, हाइड्रोजन, क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गया। ये रिएक्शन तो क्या थी, बैलेंस थी। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करवाना है, मतलब सीखना है कि रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो। देखो अगर आपने 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपको क्या बनाने थे, केमिकल फॉर्मूले। अगर वो अच्छी तरह से बनाने सीखे तो आप इनको इजीली बैलेंस कर लोगे। अगर वो नहीं सीखे तो आप सीख लेना ताकि आप उनको इजीली बैलेंस कर सको। क्लियर। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा अपन ने, फेरस प्लस हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी, इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर। आगे देखो, ये क्या है, फेरस हाइड्रोजन। ये क्या कह रहा है, पहले अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगी कि इसको बैलेंस कैसे करना है। फर्स्ट ड्रॉ ए बॉक्सेस, आपको क्या बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं। फेरस H2S Fe3O4 मतलब फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। उसके बाद इधर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स LHS ये अपन पढ़ चुके कि रिएक्टेंट को आप कौन सी साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट को कौन सी तरफ लिखोगे, राइट हैंड साइड। तो देखो फेरस के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, और यहाँ कितने हो गए, 3। यहाँ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हो गए एटम्स, 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, 1, और यहाँ पे कितने हो गए, 4। देखो एक बात आप पहले क्लियर कर लेना, जब भी आप केमिकल इक्वेशन को या रिएक्शंस को बैलेंस करो तो एटम्स रीअरेंज होंगे, ना तो एटम्स कट होंगे और ना ही इंक्रीज होंगे। ना तो वो डिक्रीज कर सकते हो आप उनको, ना ही इंक्रीज कर सकते हो। पहले तो आप लोगों को ये देखना कि एटम्स क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाते हैं। अगर इधर 6 है तो आप उधर भी 6 करोगे, मतलब
आपस में उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। ना आप उनको हटा सकते हो, ना नया लाके उसमें जो एटम जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो ना तो ज्यादा होंगे, ना आप उनके नंबर कम या ज्यादा कर सकते हो। मीन्स उनको अगर मानो यहाँ रिएक्टेंट, अभी अपन पढ़ रहे हैं कि एटम्स की, ये हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पे कितने 2, आप इनके नंबर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एटम कोई दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अपन को क्या करना है, दोनों साइड, बोथ साइड मास को इक्वल करना है, इतना ही करना है इसके अंदर। इसलिए अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन। हाइड्रोजन के एटम्स कितने 2 और यहाँ पे कितने 2, ऑक्सीजन के कितने 1 और यहाँ कितने 4। तो देखो इट इज often concerned to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. सबसे पहले आपको स्टार्ट किससे करना है, जिसके पास देखो that contain the maximum number of atoms, जिस एटम्स के पास मैक्सिमम नंबर हो। इसमें मैक्सिमम नंबर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो आपको सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करना है, वहीं से उसको बैलेंस करना स्टार्ट करना है। इट मे बी रिएक्टेंट और इट मे बी प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है और प्रोडक्ट में भी होता है। इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 4 और यहाँ पे कितने नंबर 1। सेकंड क्या करना है आपको, सिलेक्ट द एलिमेंट्स व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3 or 4 and the elements oxygen in it। इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं 4। There are 4 oxygen atom on the RHS and only 1 of the LHS। भाई देखो LHS मतलब रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट कौन सी साइड लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड की साइड। प्रोडक्ट कौन सी साइड लिखे जाते हैं, राइट हैंड की साइड। आगे आप देखो इसको बैलेंस कैसे करते हैं। इनिशियल एटम ऑफ ऑक्सीजन, स्टार्टिंग में देखो कितने हैं 1 H2O, सिंगल ही है ना। 2 बैलेंस कितने करना है अपन को 4, क्योंकि प्रोडक्ट में कितने हैं 4। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot enter the formula of the compound or element involved in the reactions। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। कहीं अपनी मर्जी से H2O2 बना दो। भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो आपको ये फॉर्मूला तो क्या रखना है H2O ही रखना है। इसके नंबर आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, जैसे इसके आगे 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके नंबर डिक्रीज कर सकते हो। जैसे तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इसके मॉलिक्यूल्स कितने ले लिए मैंने 2, फिर मैं इसको कितने लिख सकते हो यहाँ पे 3, ऐसे लिख सकती हो ना। बट ये नहीं करना है, कहीं आप इसको क्या करो ऑक्सीजन को पूरा करना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने 4, तो अपनी मर्जी से यहाँ 4 लगा दे। इनके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है उनके नंबर, जो मॉलिक्यूल्स आपके पास है, जो कंपाउंड आपके पास है, आप उनके नंबर डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, बट उनके फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। आपको जैसे वाटर का फॉर्मूला देखो NaCl, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, आप 2NaCl लग सकते हो। यहाँ ऐसे नहीं है कि यहाँ मन में आया तो आपने 4 लिख दिया Na4Cl5, ऐसे नहीं लिख सकते इनको। आपको फॉर्मूला सेम उसी तरह से लिखना है, जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनको वैसे ही रखना है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्लियर? बस आप उनको क्या करना है, आपको उनको बैलेंस करना है। 4 स्टेप देखो, सॉरी, ferrous and hydrogen atom are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in partially balanced equation. इनिशियल में कितने हैं 18 4 2, हाइड्रोजन कितने हो गए ये देखो। एक ये चीज भी क्लियर करो भाई आप लोग,
बात हो रही है कि हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4, क्योंकि जो आगे लगा होता है फॉर्मूले के वो सबके साथ होता है, जो नीचे लिखा होगा ना ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? ये यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है 2, तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होंगे या हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे 8, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 4। ये अगर अपन से ऐसे पूछा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो अपन क्या बोलेंगे 4, अगर हाइड्रोजन के एटम पूछे जाएंगे तो 8, ऑक्सीजन के पूछे जाएंगे तो 4, क्योंकि 4 आगे लगा हुआ है। देखो 4H2O ऐसे लिख रखा है ना, मींस ये पूरे H2O के साथ है। बट अगर अपन इनको ब्रेक डाउन करते एटम्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मींस हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं, तब इनके एटम्स पूछे जाए तो ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे एटम्स 8, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 4। क्लियर? आगे देखो इनिशियल में क्या दे रखा था Fe, फेरस दे रखा था ना उसको साथ, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया H2O के साथ, तो अपने पास क्या बन गया फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसने क्या किया फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स। यहां देखो फेरस के एलिमेंट्स कितने हैं 3, फेरस के एटम का कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितने हो गए 8, ऑक्सीजन 4O और यहाँ भी ऑक्सीजन और 4, दैट मींस ये क्या हो गया इसकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, सिर्फ अपन को क्या करना है एटम्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो बोथ साइड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल, दोनों क्या इक्वल है, दैट मींस ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इस तरह से अपन रिएक्शन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। अपना लास्ट स्टेप क्या रहेगा राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी देखो फेरस क्या है मेटल दैट इज सॉलिड, तो ये कौन सी स्टेट में हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, तो अपन ने क्या लिख दिया S। H2O, H2O यहाँ पे क्या है H2O को लिक्विड स्टेट में, वाटर किस में मिलता है अपन को लिक्विड स्टेट में, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो G, इट मींस क्या हुआ इसको स्ट्रीम मतलब इसको वाटर को ग्राइंड करके फिर इसके साथ रिएक्ट करवाया गया, इन द स्ट्रीम फॉर्म में इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया गया, दैट इज क्या लिख दिया गैसीय फॉर्म फेरस ऑक्साइड, ये क्या बन गया सॉलिड, और गैस हाइड्रोजन क्या होती है गैस, तो इसके साथ क्या लिख दिया गैस। ये देखो अगर with their chemical formula the gaseous liquid aqueous and solid state of reactant and product are represented by निशान जी, गैसीय को किस में लिखोगे आप जी से, लिक्विड को किससे लिखोगे L से, एक्वेस को किस में लिखोगे A Q, एंड सॉलिड को किससे लिखोगे S। ये इनकी स्टेट है, इस तरह आपको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। नोट द सिंबल ऑफ G is used with H2 to indicate that in this reaction water is used in the form of steam, क्या ना, क्योंकि यहाँ पे G लिखा हुआ है ना गैसीय फॉर्म लिख रखा है, दैट मींस क्या होगा उसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे वाटर यूज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वो कौन सी फॉर्म में था स्टीम फॉर्म में, इसलिए ये क्या लिखा गया G। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देयर। क्या कह रहा है कि जब अपन को इक्वेशंस में पूछे तब अपन को वो क्या करनी है वहां पे उनकी जो स्टेट है उनको रिप्रेजेंट करना है, उनको शो करना है। Sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalyst। टेम्परेचर अपन ने फर्स्ट में करके देखा था कि टेम्परेचर
इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, सेम वैसे ही उनको कितना प्रेशर दिया जा रहा है। एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होते बट उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनकी वेलोसिटी को तेज करते हैं, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है, जो रिएक्शंस की करने की स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज कैटलिस्ट। For the reaction are indicate above and below the arrow of the equation for example। देखो ये एरो का साइन अपन लगाते हैं, इसके ऊपर ये 340 एटमॉस्फेयर लगा हुआ है कि इसको कितना प्रेशर दिया गया है। सेम इसी तरह अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर, कि उसको कितने टेम्परेचर पे गर्म किया गया है या उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। पढ़ा है ना अपन, टेम्परेचर दो तरह से चेंज होगा, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। जहां हीट प्रोड्यूस होगी वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहां पे हीट अब्सॉर्ब हो रही है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? मे बी यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। नीचे देखो ये क्या रिएक्शंस किसके दिखा रखी है? ग्लूकोज की, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये, सनलाइट ट्रैप करता है इन्हें क्लोरोफिल। नीचे से आपको दिखाई नहीं देगी शायद। 6CO2 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये क्या बन गया? ग्लूकोज। AQ, यहाँ पे AQ क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाटर सॉल्यूशन मतलब वाटर में सोल्यूबल है या वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया, तो ये क्या लिख दिया? एक्वेसिक सॉल्यूशन। ऑक्सीजन क्या हुआ? वहां से इवॉल्व हो गया। यहाँ पे वाटर कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, तो क्या लिख दिया? L। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2। आगे देखो, जो अभी अपन ने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा है, सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? बैलेंस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। जब आपको रिएक्शंस बैलेंस करनी हो तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप लोग क्या करना? फॉर्मूले बनाना सीख लेना, ठीक है? तो जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे लाइक दैट, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी देखना आप। जैसे मैंने बोल दिया आपको NaCl, तो 9th क्लास में अपन ने सीखे थे ना कि Na+ और Cl पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1। तो ये इसकी वैलेंसी इसमें हो जाती है, इसकी वैलेंसी इसमें चली जाती है। इट मींस क्या होता है? इनकी वैलेंसी चेंज हो जाती है, और ये फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। क्लियर? सेम इसी तरह आपको क्या करना है? क्वेश्चंस देखो, इनसे क्वेश्चंस आए ये भी सोल्व कर लो। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? कि मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको रैप क्यों किया था? जब अपन उसको बर्न कर रहे थे, उसको जला रहे थे, तो अपन ने उसको रैप क्यों किया था? बताओ क्यों किया? क्योंकि अपन को क्या करना था? उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर थी उसको हटाना था। रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। क्लियर? सेकंड अपना क्या है? राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये वाले क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। मैं आपको इसमें बैलेंस करने की ट्रिक है वो भी बताऊंगी, और जो आगे क्वेश्चंस दे रखे ये भी अपन सारे क्लियर कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को कंप्लीट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।